नमस्कार। पिछले अध्याय के अंदर अपन ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, जैसे कि लास्ट में जाकर लेडी जहरा टारगेरियन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है कि किसने मारा है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जारी होती है लॉर्ड पिक के ऊपर, लेकिन उन्हीं ने मारा है इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि प्रूफ तो होता नहीं है। लेकिन उसके मरने के कुछ ही दिनों के बाद में ये लॉर्ड अनविन पिक पहुंच जाते हैं किंग के पास में और सीधा बोलते हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल सुटेबल है, उससे शादी कर दो। इससे क्या कि बाकी सारे लॉर्ड्स गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब क्या प्लान चल रहा है, तुम अपने हाउस को ऊपर ले जाने की क्या कोशिश कर रहे हो। तो बस कहानी यहाँ से चल रही थी। वीडियो को शुरू कर देते हैं। पिछले अध्याय के एंडिंग में मशरूम एक डायलॉग बोलता है। वह कहता है कि हमें वह दरवाजे नहीं खोलने चाहिए जिनकी आगे की तरफ क्या है हमें मालूम भी नहीं है, क्या पता उनसे क्या चीज़ निकल के आ जाए। तो यहाँ पर ये मेटाफोरिकली ये बोल रहा होता है कि अनविन पिक ने ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है, जहरा को मरवा दिया है। अब मरवाया नहीं मरवाया वो फिक्स नहीं है, पर मशरूम की तरफ से मरवा दिया है, जिससे कि एक दरवाज़ा खुल गया है। वो अपनी बेटी को क्वीन बना सकते हैं और अपने हाउस को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन उस दरवाजे की दूसरी तरफ से क्या चीज़ आ रही है वो तुम अभी देखना। लेकिन उस दरवाजे की दूसरी तरफ से ये आती है कि वेस्टरोस के बाकी सारे लॉर्ड्स और उनकी बेटियां, उनकी जो चाचियां वगैरह सब लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि जब लॉर्ड अनविन पिक, इसका तो एक छोटा मोटा सा नोबल हाउस है, उससे बढ़िया तो हमारा हाउस है, हमारी बेटियां क्यों नहीं शादी कर सकती है किंग एगोन थर्ड टारगेरियन से। तो बस यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सजेशंस आते हैं सारे लॉर्ड्स लेडीज सब तरफ से वेस्टरोस में से कि एगोन थर्ड की रानी हमारे इसको बना दो या फिर हमारे इसको बना दो। अब नाम तो काफ़ी सारे आगे की तरफ आए थे, लेकिन हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे जिनका कुछ सिग्निफिकेंस रखता है। कैस्टली रॉक, जहाँ पर की लड़ाई चल रही है और जोना लेनिस्टर आयरन बोन के साथ में लड़ाई में है, लेकिन वहाँ से वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के एक मैसेज भेज ही देती है। वो एक लेटर भेजती है किंग्स लैंडिंग, जिसके अंदर लिखा होता है कि मेरी दोनों बेटियाँ, वो भी शादी की उम्र की है, जिनका नाम है शेरेला और टेशेरा, क्यों नहीं इनके साथ में शादी करवा दी जाए। स्टॉर्मलैंड से हाउस बराथियन की एलिंडा बराथियन, जो कि पूरे 2 बार विधवा हो चुकी है, वो भी बोलती है कि मेरी दोनों बेटियों को कंसिडर किया जाए, जिनका नाम है कैसेंड्रा और एलन। वो इसके अलावा अपने लेटर के अंदर लिखती है कि कैसेंड्रा को तो पहले भी प्रिपेयर किया गया था एक किंग की रानी बनने के लिए, पर वो बात अलग है, वो बनी नहीं, तो वो सबसे बेटर चॉइस हो सकती है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें बहुत पुरानी स्टोरी याद हो तो एक पैक्ट हुआ था, ए पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर, जो कि हुआ था टारगेरियंस का। जैकेरस वलेरियन करके आया था व्हाइट हार्बर के वहाँ पर। तो अभी यहाँ पर हाउस मेंडरली को चला रहा होता है टोरेन मेंडरली। वो बोलता है कि हमारा वो पुराना वाला पैक्ट है, उसकी शर्तों को पूरा नहीं किया गया। एक शादी होनी चाहिए थी मर्मन और ड्रैगन के बीच में, परंतु विधि के विधान में उस समय पर वही लिखा हुआ नहीं था। पर अभी हमारे पास में समय है कि उस पुराने वादे को पूरा कर दिया जाए। तो मैं अब यहाँ से एक लेडी को रेफर करता हूँ क्वीन बनाने के लिए। अब इस तरीके के जगह जगह से लॉर्ड्स की तरफ से डिफरेंट सजेशंस आ रहे होते हैं। पर शेरिस फुटली, जो कि थंबल टोन की है, अगर तुम्हें याद हो तो इसके पास में एक नाजायज बच्चा भी है इसका खुद का, वो कुछ ज़्यादा बोल्ड हो जाती है और वो बोलती है कि क्यों नहीं मेरे साथ में शादी करा दी जाए एगोन थर्ड की। एक और बहुत ही बोल्ड सा सजेशन आता है, वो आता है लेडी समंता की तरफ से, ओल्ड टाउन के आसपास से। वो कहती है मेरी एक सिस्टर है जिसका नाम है सेंसेरा, उसको कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है बुक्स के बारे में, उसने इतनी सारी बुक्स पढ़ रखी है और उसको ज्ञान है जितना तो आधे सिटाडेल के मास्टर्स तक को नहीं होगा। मेरी एक और बहन है जिसका नाम है बैंथनी, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और उसके बाल बहुत ही घुंघराले और शाइनी है, परंतु वो थोड़े स्टूपिड और लेजी है। फिर भी अगर ब्यूटी की बात आएगी तो लोग इसी को पसंद करेंगे। मैं चाहती हूँ कि एगोन थर्ड टारगेरियन दोनों से शादी कर ले वे, जिससे कि परफेक्ट रहेगा। एक रानी उनके लिए खूबसूरत रहेगी और दूसरी रानी बहुत ही ज़्यादा समझदार। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लॉर्ड जहरस के टाइम पर भी ऐसा हुआ था कि 2 रानियाँ रहती थी। अब यहाँ पर लेडी समंता ऑफ ओल्ड टाउन ये बस इन दोनों को सजेस्ट करके नहीं रुकती है, वो इनके अलावा भी पूरी 31 लेडीज़ को रिकमेंड करती है यहाँ से कि ये भी परफेक्ट हो सकती है, वो भी हो सकती है। अब यहाँ पे मशरूम अपन को एक और चीज़ बोलता है कि जो लेटर आया था समंता की तरफ से, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि कुछ लोगों को लड़के पसंद होते हैं, लेकिन मैं आपको शर्त लगा के बता सकती हूँ, उनसे आपको उत्तराधिकारी नहीं मिलने वाले। इतने सारे लॉर्ड्स की तरफ से जब इस तरह का रेस्पॉन्स आया तो लॉर्ड अनविन पिक वो भी वापस सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर उनकी बेटी मार्सेला के साथ में किंग एगोन की शादी करवाई जाए या फिर नहीं करवाई जाए, क्योंकि अगर उन्हें भी हैंड ऑफ द किंग की जगह पर बने रहना है तो उन्हें भी तो बाकी सारे लॉर्ड्स के सपोर्ट की जरूरत है। अगर उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से बाकी सारे लॉर्ड्स नाराज हो गए तो इस तरह तो वो ज़्यादा समय तक हैंड ऑफ द किंग बनकर रह नहीं सकते। यही सब कुछ सोचते हुए लॉर्ड अनविन पिक फाइनली राज्यसभा के अंदर आयरन थ्रोन के ऊपर चढ़ते हैं और एक घोषणा करते हैं, सभी लोगों के अच्छे के लिए किंग एगोन को वापस से एक शादी करनी होगी। वैसे तो कोई भी औरत और कोई भी लड़की पूरे वेस्टरोस में ऐसा कोई नहीं है जो जहरा टारगेरियन को रिप्लेस कर सके या फिर जो उनकी जगह थी उसके आसपास भी कोई पहुंच सके। अभी भी हमारे सामने पूरे वेस्टरोस में कई सारे क्लेम्स और ऐसे बहुत सारे वुमेन्स ने अपने आप को आगे की तरफ किया है कि वो रानी बनना चाहती है।
परंतु हमें हमारे राजा के लिए सबसे बेहतरीन रानी का चुनाव करना होगा। जैसे कि एलिसेन थी किंग जेहरस के लिए, रानी ऐसी होनी चाहिए जो सुख और दुख दोनों की घड़ी में एगोन के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर रहे। न केवल किंग एगोन के बच्चों की माँ बने, पूरे वेस्टरोस को अपने परिवार की तरह समझे, और जब किंग एगोन बुढ़ापे में बूढ़े हो जाएंगे उस टाइम पर भी वो उनके साथ में रहे। इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ कि सबसे परफेक्ट जो रानी रहेगी उसका चुनाव मैं या फिर आप या फिर कोई और रीजेंट वो नहीं करने वाला है। उसका चुनाव खुद एगोन थर्ड टारगेरियन करेंगे, वो मेडेंस डे पर होगा। वैसे तो हम सभी किंग्स लैंडिंग के लोगों ने किंग वेस्टरस के मरने के बाद में किंग विसरस के मरने के बाद में मेडेंस डे को नहीं मनाया है, क्योंकि उसके बाद में डाउन्स ऑफ ड्रैगन भी चला था। लेकिन अब समय आ गया है वापस से मेडेंस डे को बनाने का। इस मेडेंस डे के कार्यक्रम के अंदर, या फिर यूँ बोलो राजा एगोन के स्वयंवर के अंदर, पूरे वेस्टरोस की मेडेंस को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो सभी हमारे किंग के सामने आए और अपनी प्रतिभा को बताए, और फिर हमारे राजा उनमें से सबसे सूटेबल उनके लिए कौन सी हो उसको वो ढूंढेंगे और उसी के साथ में वो शादी करेंगे। जंगल में जिस तरह आग फैलती है उसी तरह ये घोषणा पूरे वेस्टरोस में फैल गई। साउथ में डॉन की तरफ से नॉर्थ के अंदर द वॉल तक, वहां तक के सारे लॉर्ड्स और लेडीज या फिर कोई साधारण माता और पिता होते हैं वो भी अपनी बेटी की तरफ देखने लग गए। कई सारे बड़े बड़े राजघरानाओं की जो लेडीज होती है वो अपने आप को इस मेडेंस डे के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। अपने मुंह के ऊपर कई तरह के लोशंस लगाती है, बालों को कर्ली करने की कोशिश करती है, और तैयार होने वाली हर कोई लेडी यही सोच रही थी कि मैं क्यों नहीं, आखिर मैं क्यों नहीं रानी बन सकती हूँ। अब इस तरह की घोषणा तो हो चुकी थी, लेकिन इससे 45 दिनों के बाद में, लगभग 50 दिनों के बाद में ये मेडेंस डे था। यहाँ पर लॉर्ड अनविन पिक एक अलग ही प्लान करते। वो एक रेवन भेजते हैं स्टार पाइक के वहाँ पर, जहाँ पर कि इनका घर होता है, और वहाँ से अपनी डॉटर को यहाँ पे बुलाते किंग्स लैंडिंग के अंदर। ये सोचते हैं कि मेडेंस डे में अभी लगभग 40-45 दिन बाकी है, तब तक मार्सेला यहाँ पर आ जाएगी और राजा के साथ में थोड़ी फ्रेंड हो जाएगी, जिससे शायद आखिर में जाकर एगोन इसी को चूज कर लेवे, और फाइनली जो मैंने इतना सारा प्लान किया है वो पूरा सफल हो जाए। अनविन पिक को हम जितना लाइटली समझ रहे हैं वो उतना है नहीं। इसके बाद में भी इसने बहुत सारे ऐसे काम किए, या फिर इसके बारे में ऐसी रूमर्स फैली हुई जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसने अपनी डॉटर को रानी बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की। इसने बहुत सारे सीक्रेट प्लान्स बनाए और इस तरह की रूमर्स और अफवाहें फैलाने की कोशिश की हर तरफ, कि जो कोई भी इसको लग रहा होता है कि इसकी बेटी की जगह वो भी रानी बन सकती है, उन सबको हटाने की इसने पूरी कोशिश की। लेडी कैसेंड्रा बराथियन, वो भी तो इसकी बेटी की एक राइवल थी, उसके बारे में बातें शुरू हो जाती है, शायद उसी ने क्वीन जहरा को मरवाया था। एक और लेडी होती है जिसका नाम होता है यास्पेल स्टर्नटोन। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, तो इसको लगता है कि शायद ये कहीं रानी नहीं बन जाए। इस वजह से इसके बारे में भी एक अफवाह फैलनी शुरू हो जाती है कि ये बहुत ज़्यादा दारू पीती है और हमेशा ऐसे ही पड़ी रहती है। एक एलिनर मेसी करके एक लड़की होती है जिसके बारे में अफवाह फैलती है कि वो वर्जिन नहीं है। रोसमंड डेरी उसके बारे में एक कहानी फैलाते हैं कि उसके बॉडी के ऊपर 6 निप्पल्स है। इसका वजह ये है कि उसकी माँ ने एक डॉग के साथ में सोई थी। एक और लेडी होती है जिसके बारे में भी बातें होनी शुरू हो जाती है, उसका नाम होता है लेरा हेफोर्ड। कहा जाता है उसका जब छोटा सा भाई पैदा हुआ था तब इसने उसको मारने की कोशिश की थी, क्योंकि ये उससे जेलसी करती थी। 3 और भी लेडीज होती है जिनको कहा जाता है 3 जेन्स, जेन्स स्मॉलवुड, जेन्स मिटून, जेन मेरीवेदर। इनके बारे में अफवाह फैलती है कि ये तीनों लड़कों की तरह कपड़े पहनते हैं और स्ट्रीट ऑफ सिल्क के अंदर जाते हैं। स्ट्रीट ऑफ सिल्क यानी कि हर्लोट्स जहाँ पर रहती है वेश्याघर, वहाँ पर जाके ये लड़कियों को किस करते हैं और उसके साथ में सोते हैं। तो हो सकता है ये तीनों लड़के हो। अब इस तरीके से जो भी कंपटीशन में होता है मार्सेले के, उसके बारे में बहुत सारी गंदी गंदी अफवाहें फैलनी शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं हर तरीके से उनको डिफेम करने की शुरुआत हो जाती है। ये सारी जो कहानियाँ बनाई जा रही थी इन सब लेडीज़ के बारे में, ये धीरे धीरे करके किंग एगोन के कानों तक भी पहुँचती है। लेकिन मशरूम आके बताता है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं किसी की तरफ से, उसकी वजह से आप तक ये सारी डिफेम करने वाली कहानियाँ पहुँच रही है। अभी किंग एगोन थर्ड टारगेरियन 2-3 लोगों से बात करता होता है। उनमें से एक तो ये मशरूम होता है जो उसको इस बारे में बताता है। एक और बंदा होता है गेमियन पेलहेयर, राजा उसकी भी बात मानता होता है। मशरूम इस बारे में बताता है। टेसरियो द थंब गेमियन पेलहेयर के पास में आता है और उसके सामने चॉइस रखता है, सिल्वर और स्टील। मतलब सीधी यही बात थी, या तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या फिर तुम मेरे से पैसे ले लो, और जो तुम्हें कह रहा हूँ वो सारी बातें तुम एगोन के सामने पहुँचाओ। और यहाँ पर गेमियन के पास में कोई और ऑप्शन होता नहीं है, तो वो चूज़ कर लेता है सिल्वर को। अनविन पिक यहाँ बस कहानियाँ और अफवाहें फैलाकर डिफेम करने तक ही नहीं रुकता है, वो कुछ और सीक्रेट प्लान्स भी करता है, जिनसे कुल मिलाकर किंग एगोन के दिल में सिर्फ और सिर्फ मार्सेला की ही जगह बचे, उसके रिवाइवल में कोई खड़ा ही नहीं हो। कहा जाता है टेशेरा लेनिस्टर, जो कि हाउस लेनिस्टर की होती है, वो एक लड़के के साथ में पकड़ी जाती है रात को सोते हुए। लेडी टेशेरा अपने बचाव में बोलती कि मैंने उसको इन्वाइट नहीं किया था, वो मेरे विंडो से आ गया था और वो मेरे साथ में सोया भी नहीं। इस पर लेडी टेशेरा की वर्जिनिटी को चेक किया जाता है। उसके लिए जाते हैं ग्रैंड मास्टर मुंकन, और वो पूरा चेक करने के बाद में बोलते हैं कि ये वर्जिन नहीं है, तो इस तरीके से इसको भी रास्ते से हटा देते हैं।
लुसिंडा पेंड्रोस वो रवाना होती है अपने घर से किंग्स लैंडिंग की तरफ, यहाँ पर ही मेडेंस डे को अटेंड करने के लिए, स्वयंवर में आने के लिए। लेकिन जब वो घर से निकलती है उसके 1-2 दिन के बाद में उनके ऊपर अटैक कर देते हैं कुछ लोग। इसके घोड़े को मार दिया जाता है और इसके जो साथ में नाइट्स चल रहे होते हैं इसकी सेफ्टी के लिए, उन सबको भी मार डालते हैं। इसके मुंह के ऊपर और नाक के ऊपर स्पेशली एक बड़ा सा कट लगा देते हैं, मतलब कि बदसूरत कर देते हैं इसको भी। एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है फेलेना स्टोकवर्थ। वह 8 साल की होती है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। जो पिछली रानी थी जेहरा टारगेरियन, उसके साथ में ये खेला करती थी डॉल्स के साथ में, तो ये उसकी कंपेनियन होती है। एगोन कहीं इसको चूज नहीं कर लेवे, इसलिए इसका पैर तुड़वा दिया जाता है। वो ऐसे तुड़वाता है कि ये कहीं से नीचे की तरफ उतर रही होती है सीढ़ियों से, और वहाँ से ये गिर जाती है, पैर टूट जाता है। अब असली कहानी क्या है वो तो अपन को मालूम नहीं है। एक और लेडी होती है जिसका नाम होता है लेडी बकलर। उसकी दोनों डॉटर्स होती है और ये दोनों डॉटर्स यहाँ पर मेडन डांस में, और ये दोनों लड़कियाँ इस स्वयंवर में आई होती है अपने को प्रदर्शित करने के लिए। लेकिन ये यहाँ पर आती है उससे पहले जो बोट में होती है उस बोट को डुबा दिया जाता है, और उसी के साथ में ये दोनों और इनकी माँ तीनों ही डूब के मर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मेडेंस डे का कर्स है, हमें ये स्वयंवर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो दिमागदार लोग होते हैं वो बोलते हैं ये एक पावर के थ्रू हो रहा है, अनदेखी हुई पावर जो एक बंदे के हाथ में है, सब कुछ उसी के कंट्रोल में हो रहा है। बस वो एक इशारा करता है और उसके लोग ये काम अंजाम दे देते हैं। अब ये सारे जो एक्सीडेंट्स और ऐसे अटैक हो रहे थे, मेडेंस डे के कर्स, इन सभी के पीछे हैंड ऑफ द किंग था या नहीं था, इसके बारे में कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। पर एक बात हमें जरूर से पता चल जाती है, वो ये है कि किंग विसरेस के टाइम के बाद से ये मेडेंस डे वापस से मनाया नहीं गया है। ये एक मेले की तरह होता है, तो इतने दिनों के बाद में मनाने वाले हैं, तो इतने दिनों नहीं इतने सालों के बाद में मनाने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होने वाले में ज़्यादातर हाई लेडीज़ होती है, क्योंकि वही तो होती है जिनको वेस्टरोस की रानी बनना होता है। पूरे वेस्टरोस की सबसे खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर आती है और सभी का लक्ष्य एक ही होता है, एगोन की नज़रों में आना है और खुद को रानी बनवाना है। जो भी रानी बन जाएगी वो पूरे 7 किंगडम्स की हो जाएगी। लेकिन ये पूरा जो कार्यक्रम होगा वो केवल एक रात का ही होगा, क्योंकि जिस किसी को वो चूज़ नहीं करेगा, केवल एक को तो चूज़ करेगा, तो बाकी सबको अपने घर वापस जाना पड़ेगा। अब इस स्वयंवर के कंटेस्टेंट कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे और लॉर्ड पीक चाहते थे कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो नहीं। अब वो ये क्यों चाहते हैं ऐसा, वो तो तुम जानते ही हो। तो ये क्या करता है कि ये एक लिमिट लगा देता है, जो 30 साल से बड़ी है या फिर जो नोबल हाउस से बिलोंग नहीं करती है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये जो स्वयंवर हुआ था इसके अंदर केवल वेस्टरोस से ही नहीं, एसोस से भी कुछ लेडीज़ आई थी, जिनके बारे में मैं बताता हूँ। प्रिंस ऑफ पेंटोस अपनी डॉटर को भेजते हैं, आर्कन ऑफ टायरोश अपनी सिस्टर और बेटी को भेजते हैं, मेयर और इवन वॉलंटिस से भी कुछ लेडीज़ आती है। लेकिन जो वॉलंटिस वाली होती है वो रास्ते में आते आते ही गायब हो जाती है। अब ये गायब हो गए कहाँ पर गई है उसके बारे में फोकस नहीं करते, सीधा स्टोरी के अंदर वापस आ जाते हैं। अब ये जो पूरा स्वयंवर का कार्यक्रम हो रहा था ये थ्रोन रूम के अंदर हो रहा था। किंग एगोन था टारगेरियन, वो बैठा हुआ था आयरन थ्रोन के ऊपर और हैंड ऑफ द किंग भी यहीं पे था। एक एक करके सारे प्रतियोगी जो भी लड़कियों ने पार्ट लिया होता है वो सामने की तरफ आती है, एगोन की तरफ आती है, उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है और वापस चली जाती है। मशरूम भी यहाँ पर थ्रोन रूम में होता है और हर एक लड़की को देख रहा होता है। वो कहता है एक से एक, मैंने इतनी खूबसूरत लड़कियां तो कभी देखी भी नहीं। हर लड़की ने सिल्क के बेशकीमती कपड़े पहन रखे थे और उससे भी बेशकीमती उनकी ज्वेलरी थी। थ्रोन रूम के अंदर उनकी ज्वेलरी ऐसे चमक रही थी जैसे रात को आसमान में तारे चमकते हो। उनको देखकर ऐसे लग रहा था कि शायद इससे ब्यूटीफुल कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन एक केस में हो सकता है, शायद जब वो कपड़े नहीं पहने तब। ऐसा भी एक बंदी करके दिखा देती है, मतलब कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मेरीडोमा हेन, डॉटर ऑफ मैजिस्टर लेस। लेस से आई हुई होती है। इसने एक बड़ा सा गाउन पहनता है जो कि पूरा ट्रांसलूसेंट होता है, ब्लू कलर का होता है। उसकी आंखों से कलर वो मैच हो रहा होता है। इसने बहुत कम ही ज्वेलरी पहन रखी होती है और पूरा नेकेड टाइप में होती है। अभी इतना कम कपड़े पहन के आती है कि जो किंग्स गार्ड होते हैं वो बाहर गेट की तरफ से इसको बैन कर देते हैं और इसको अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर जाके इसको अपना कॉस्ट्यूम चेंज करना पड़ता है और दूसरे कपड़े पहन के अंदर आती है। वैसे ये जो स्वयंवर होने वाला है इसके बारे में जो ये सारे पार्टिसिपेंट्स आई थी उन्होंने कुछ और ही सोचा था। उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे दारू वारू पार्टी होगी जिनमें से कोई एक लड़की किसी को चूज़ कर लेगा राजा। यहाँ पर डांस होगा, दारू होगा और एक पार्टी की तरह होगा पूरा स्वयंवर। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। थ्रोन रूम के अंदर आयरन थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ था एगोन, जिसने गले में एक गोल्डन चेन पहन रखी थी। पास ही में वहाँ पर एक एगोन का नाइट खड़ा था जो जोर जोर से एक एक लेडी का नाम ले रहा था, एक एक कैंडिडेट का नाम ले रहा था। जिसके बाद में वो लेडी थ्रोन रूम के अंदर एंट्री मारती है और सामने की तरफ आती है, रैंप वॉक करके वापस जाती है। मशरूम इस बारे में बताता है जब 10वीं लेडी आई होगी तब तक जो स्टार्टिंग की 5 होती है उनके तो एगोन नाम भी भूल गया होगा। मतलब कुल मिलाकर एगोन कुछ ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा था इनके ऊपर। ध्यान कोई दे रहा था तो उन सारे कैंडिडेट्स के फादर दे रहे थे। वो किसी भी तरह कोशिश कर रहे थे कि राजा मेरी बेटी को चूज़ कर ले। अब ये सारी जो रैंप वॉक चल रही थी थ्रोन रूम के अंदर,
कुछ एक जो ब्रेव मैडम्स होती है वो थोड़ी बोल्ड होती है और राजा को बुलाने की कोशिश करती है, कैसे भी करके राजा को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है जिससे कि ज़्यादा देर तक राजा उनको याद रख पाए और फाइनली उन्हीं को चूज़ करे। एलन बराथियन जो कि हाउस बराथियन की होती है वो आती है राजा के सामने और फाइनली आके पूछती है कि आपको मेरा गाउन कैसा लगा। कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी जो दूसरी सिस्टर होती है वो यहाँ पे आती है और राजा से पूछती है कि मेरे ब्रेस्ट कैसे लगे आपको, पर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। एलिसा रोइस, अगर तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन्स याद हो तो जो सबसे पहले रोइस का कैरेक्टर दिखा था तुम्हें, चलो उसको छोड़ते हैं। उसके हाउस की एक लेडी आती है जिसका नाम होता है एलिसा रोइस। वो रनस्टोन से आई होती है जहाँ पर कि डेमन की शादी भी हुई थी। वो यहाँ पे एगोन के सामने आती है और बोलती है मैं आपके लिए कितना दूर से आई हूँ। इसकी जो नेक्स्ट कैंडिडेट होती है जिसका नाम होता है पैट्रिक के रेडविन, वो बोलती है कि मैं तो इससे भी ज़्यादा दूर से आई हूँ केवल आपके लिए। मैं आई हूँ आर्बर से। मैं जिस समूह के साथ में आई थी उसके ऊपर भी पूरे 3 बार अटैक हुआ था। लुटेरे लोगों ने या फिर किसी ने षड्यंत्र से हमारे ऊपर 3 बार अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे और मैं अब आपके सामने हूँ। और बता दूँ मैं आपको, एक लुटेरे को तो मैंने अपने तीर से मार डाला था। एक और लेडी होती है जिसका नाम होता है लेडी अन्या विदरवैक्स, जो कि अभी केवल 7 साल की होती है। पता नहीं उसको कोई सिखा के भेज देता है कि वहाँ पर जाके हॉर्स के बारे में बात करना। तो वो यहाँ पर आती है और बोलती है कि मेरे हॉर्स का नाम है ट्विंकन हूफ और मुझे मेरा हॉर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या एगोन आपको भी आपका घोड़ा पसंद है या फिर उसका नाम क्या है? लॉर्ड अनविन पिक जो कि साइड में खड़े होते हैं वो थोड़ा सा चिल्ला के बोलते हैं हजारों घोड़े हैं यहाँ पे राजा के पास में, इनको कौन सा फेवरेट हो कौन सा नहीं हो, इनके पास में कितने हॉर्स है। इनके पास में इतने सारे घोड़े हैं कि इनको पता भी नहीं है कौन सा घोड़ा अच्छा है कौन सा खराब है। राजा के लिए घोड़े बड़े छोटी मोटी बात है। कई सारी लेडीज आती है, वो बोलती मैंने कपड़े अच्छे पहन रखे या फिर मैं उस सिटी से बिलोंग करती हूँ, मेरा ये नाम है, मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन नॉर्थ की एक मेड होती है जिसका नाम होता है बारबा बोल्टन। हाँ तुम सही समझ रहे हो, रामसे बोल्टन वाले फैमिली से। उसके पिता का नाम होता है ड्रेडफोर्ड। वो बोलती है कि अगर आप मेरे को पसंद नहीं, वो राजा को आके बोलती है योर ग्रेस आप मुझे इस स्वयंवर में पसंद करें या फिर नहीं करें वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं वापस अपने घर पे जाती हूँ तो कम से कम मेरे साथ में बहुत सारा खाना पैक करके भेजना। वहाँ पर हमारे लोग मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही है और अब खाने की कमी पड़ चुकी है। एक और लेडी होती है जिसने तो कुछ ज़्यादा ही हद कर दी, वो थी एक डोर्निश वुमेन। ये पूरे डोन से चल के यहाँ पर आई थी जिसका नाम होता है मारिगे कोहल, जो कि सैंडस्टोन की होती है। वो यहाँ पे आती है राजा के सामने और थोड़ी स्माइल करके बोलती है योर ग्रेस क्यों नहीं आप आयरन थ्रोन से नीचे की तरफ उतरते और मुझे किस क्यों नहीं कर लेते हैं। एगोन तो किसी को भी आंसर नहीं करता है। जितनी भी लेडीज इससे आगे कुछ भी पूछ रही थी उसमें से ये किसी का कुछ भी आंसर नहीं कर रहा था, बस ये थोड़ा सा सिर को हिला देता था या फिर उनकी तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुरा देता था, जिससे कि पता चला ये मैं कम से कम इनकी बात सुनते रहा हूँ। इसके साथ में भी यही होता है, मार्स्टन वाटर उसको अपना रास्ता दिखा देते हैं कि वापस चले जाओ, राजा को तुम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सारा जो स्वयंवर का कार्यक्रम हो रहा था यूँ नहीं था कि यहाँ पे कोई म्यूज़िक नहीं बज रहा हो, म्यूज़िक भी कुछ लोग बजा रहे थे लेकिन वो बहुत कम साउंड के अंदर था। ये म्यूज़िक बस बैकग्राउंड के अंदर बज रहा था, लोग कोई भी डांस नहीं कर रहे थे इसके ऊपर। यहाँ पर किसी चीज़ की आवाज़ थी तो वो थी लोगों के आपस में धीरे धीरे बात करने की या फिर रोने की या फिर किसी के धड़ाम से नीचे गिरने की। कहा जाता है हेरन हॉल के अंदर जो ब्लैक हेरन ने जो पूरा बना रखा है थ्रोन चैम्बर, उसके बाद में ये थ्रोन चैम्बर होता है अपना ये वाला किंग्स लैंडिंग वाला, वही सबसे बड़ा है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग एक साथ में यहाँ पर समाये जा सकते हैं। कुल मिलाकर अभी यहाँ पर लगभग 1000 की संख्या में मेडन्स होती है, यानी कि ये सारी युवतियाँ जो यहाँ पे कैंडिडेट बन के आई होती है वो अपने वापस पेरेंट्स से मिल रही होती है, सिबलिंग से, गार्ड से, और सब के सब यहाँ पे खड़े होते हैं। ये पूरा कार्यक्रम ख़त्म होने वाला होता है, मतलब कि यूँ लोग चिल्ला विल्ला के बात नहीं कर रहे होते, थोड़ा सा म्यूज़िक बज रहा होता है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। अब इतने सारे लोग होते तो कुछ लोग गुम वुम भी हो जाते, तो उनके लिए राजा को जो नाइट होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के नाम ले रहा होता है कि ये यहाँ पर हो तो यहाँ पे आओ, इस टाइप से। एक लॉर्ड होता है जो काफ़ी बुढ़ा होता है, वो नीचे गिर जाता है इतनी सारी भीड़ में और नीचे गिर के मर भी जाता है। मशरूम इस बारे में बोलता है कि इसको कोई स्वयंवर कैसे कह सकता है, ये तो एक भेड़ बकरियों वाला शो था। यहाँ पर जो सिंगर्स गाना गाने के लिए आए थे वो भी काफ़ी नाखुश थे, उन्हें भी कुछ गाना गाने का सही से मौका मिला नहीं। यहाँ तक कि खुद एगोन, उसको भी ज़्यादा ये कार्यक्रम पसंद नहीं आ रहा था, वो भी सोच रहा था कि कैसे न कैसे करके ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। लेकिन जो लड़कियाँ थी वो कुछ ज़्यादा ही थी, एक के बाद में एक कैंडिडेट आए ही जा रहे थे और एगोन था टारगेरियन बस थोड़ा सा मुस्कुरा के या फिर अपने गर्दन को झुकाकर उन सब लड़कियों को वहाँ से एक एक करके जाने के लिए कह रहा था। इन सब चीज़ के अंदर किसी को इंटरेस्ट आ रहा था तब वो था अनविन पिक। वो इस चीज़ से खुश हो रहा था कि एगोन किसी को चूज़ नहीं कर रहा है या फिर किसी की तरफ अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो अभी भी सबसे ज़्यादा चांसेस मेरी बेटी के बने हुए हैं, लेडी टर्निप के। आखिर में जाकर हैंड ऑफ द किंग अनविन पिक की बेटी मेडिसेला पिक, उसके बारे में बात करते हैं। इसके पास में बुलावा तो तब भी पहुंच गया था जब पूरा ये जो कार्यक्रम होने वाला था स्वयंवर, उससे 50 दिन पहले, और लगभग 15-20 दिन पहले ये यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में पहुंच भी जाती है।
इसके पिता हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे कि ये एगोन के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसके ब्राउन कलर के हेयर्स थे और छोटी सी आइज़। इसका चेहरा थोड़ा सा लंबा सा था। इसके थोड़े से दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे जिससे कि ये जब भी हंसती थी तो वो ज़्यादा बकवास दिखते थे, इसीलिए इसको हंसते हुए हमेशा अपना मुंह छिपाना पड़ता था। लेडी टर्निप अभी लगभग 14 साल की थी, एगोन से भी 1 साल बड़ी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा खूबसूरत थी नहीं। मशरूम कहता है भले ही ये फ्रेश होगी, मतलब कि वर्जिन होगी और ठीक ठाक दिखने में होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। मशरूम कहता है एगोन था टारगेरियन, वो भी इसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देता नहीं था। लॉर्ड अनविन पिक तो पूरी कोशिश कर रहा था कि किंग एगोन और मेरिसेला के बीच में थोड़ी सी दोस्ती हो जाए। उसने लगभग 10-12 ऐसे सपर्स और डिनर्स का इंतजाम कर दिया था जब किंग एगोन और लेडी मेरिसेला को साथ में बैठ के खाना खाना पड़ा, लेकिन ये कुछ बात करते नहीं थे। लंबे टाइम तक साइलेंस चलता था। शायद लॉर्ड पिक ने यह भी सिखाने की कोशिश की होगी कि किस तरह इस साइलेंस को तोड़े और थोड़ी सी बातें करा करो उससे, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। मशरूम कहता है कि एगोन उससे खाते टाइम बहुत ही कम बोलता था और लगता था कि ये कंफर्टेबल ही नहीं है लेडी टर्निप के साथ में, जैसा कि वो क्वीन जहरा के साथ में था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये जो मेरिसेला है ये राजा को ज़्यादा पसंद थी नहीं थी। ये स्वयंवर हुआ उसके 3 दिनों के पहले एगोन चाहता है उस लेडी मेरिसेला के पास में और एक डॉल उसको पकड़ा देता है। यूँ बोलता है कि ये तुम अपने पास में रखो। ये डॉल होती है लेडी जहरा की, जो कि मर गई है अभी। अब ये एक गिफ्ट मिल गया है राजा की तरफ से, तो ये लेडी मेरिसेला तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है और इससे ज़्यादा जो खुश होता है वो इसका पिताजी होता है। उसको लगता है कि ये थोड़ा एगोन इसके प्रति अफेक्शन शो कर रहा है या फिर लव शो कर रहा है, इसीलिए तो उसने क्वीन जहरा की जो चीज़ होती है वो इसको दी है। लेकिन कितना अफेक्शन और लव शो किया है वो तो तुम्हें स्वयंवर के अंदर पता चलेगा। यहाँ पर फाइनली लेडी मेरिसेला भी आ जाती है स्वयंवर के अंदर। उसके पास में वो डॉल जो एगोन ने दी थी वो अपने साथ में लेके आई होती है। इसने बिल्कुल वैसे ही कैरी कर रखा होता है उस डॉल को जैसे कि अपन किसी छोटे से बच्चे को अपने गोद के अंदर कैरी करते हैं। अब जो ये स्वयंवर हुआ था उसके अंदर सबसे पहले भी लेडी मेरिसेला नहीं आई थी, क्योंकि वो तो प्रिंस ऑफ पेंटोस की एक लेडी आई थी, और सबसे लास्ट में भी नहीं आई जिसका नाम था हेनरिटा विडवुल। ये बेसिकली बीच में आई थी और इसके फादर ने इसके आने का जो टाइमिंग था वो इस तरीके से अरेंजमेंट किया था कि एगोन जब ज़्यादा बोर्ड भी नहीं हुआ हो, न सबसे फर्स्ट में आया जिससे कि सबको लगे कि ये सारा फिक्सिंग थी, और नहीं सबसे लास्ट में आया जिससे भी ऐसा कुछ लगे। बीच में जब एगोन थोड़ा फ्रेश हो और लड़कियों को थोड़ा देख रहा हो, उस टाइम पर इसका प्लेस फिक्स किया गया। अब इतनी सारी लेडीज़ आई थी, उनके सामने तो एगोन कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन जब ये आती है लेडी मेरिसेला तब वो थोड़ा सा इसकी तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम भी यहाँ पर आई हो, और उससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें ये डॉल पसंद आई है, अभी भी तुमने इसको अपने साथ में रख रखा है। बस इतना सा ही बोलता है, लेकिन इसके जो पिताजी होते हैं अनविन पिक, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो इन्होंने पूरी स्कीम लगाई है वो फाइनली काम कर दी है। अब ये सारा जो स्वयंवर का कार्यक्रम चल ही रहा होता है, यहाँ पर एंट्री होती है किंग एगोन की हाफ सिस्टर्स की, यानी कि लेडी बेला और रेना की। ये वही लेडीज है जिनके बारे में अनविन पिक कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, कैसे भी करके इनको आयरन थ्रोन की होड़ से दूर रखना था। लेकिन यहाँ पर थ्रोन रूम के किवाड़ों को खोला जाता है, जहाँ से थोड़ी सी हवा आती है ठंडी सी, और वहीं से एक भारी भरकम एंट्री होती है बेला वलेरियन और रेना कॉर्बे की। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। प्रिंस डेमन की दोनों बेटियां एक टाइम पर एक साथ में एक तगड़ी एंट्री लेती है यहाँ पर थ्रोन रूम के अंदर। स्वयंवर चल रहा होता है और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ये भी आने वाली है, और ये यहाँ पर आती है। लेडी बेला के हाथ में उसका बच्चा होता है। लेडी रेना का तो हमें पता है कि इसका मिसकैरेज हुआ था, लेकिन अभी ये काफ़ी हेल्थी और बेटर दिख रही थी। दोनों ही लेडी बेला और रेना ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे थे। ब्लैक कलर के वेलवेट के गाउन्स पहन रखे थे और गले में लाल कलर की रूबीज पहन रखी थी। इनके क्लोक्स के ऊपर बना हुआ था हाउस टारगेरियन का सिंबल, और इस तरीके से ये एंट्री मारती है। दोनों लेडीज एक साथ में कदम से कदम मिलाते हुए आयरन थ्रोन में लंबे से चलते हुए आती है। बीच रास्ते में सर मास्टर्न वाटर आ जाता है किंग्स गार्ड का, और वो इनका पाथ रोक देता है और बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। तो लेडी बेला इसकी शक्ल पकड़ती है और इसको दूर की तरफ फेंक देती है। बोलती है कि मुझे मेरे भाई ने बुलाया है, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले। ऐसे करते हुए ये आयरन थ्रोन के पास में आ जाती है और धीरे धीरे स्टेप ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होती है। बीच रास्ते में वापस से एक और बंदा आता है, वो है लॉर्ड अनविन पिक, और पूछता है कि आखिर इन सब का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर लेडी बेला थोड़ी सी अकड़ के बोलती है, मैं यहाँ पर अपने भाई से मिलने आई हूँ और मैं किसी सर्वेंट से बात नहीं करना चाहती, और उल्टा तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए एक रानी लेके आई हूँ, वेस्टरोस की असली और सच्ची रानी। अब इस तरह से ये दोनों लेडीज आयरन थ्रोन के ऊपर की तरफ आती है और एगोन के पास में आके खड़ी हो जाती है। इसका जो पति होता है जिसका नाम होता है सर कॉर्वन कोबे, वो अपने साथ में एक लड़की को लाया होता है और वो आगे की तरफ करता है। पूरा का पूरा जो आयरन थ्रोन का चैम्बर होता है, सारे के सारे लोग उसी की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। जो नाइट नहीं होता है, जो कब से नाम ले रहा होता है कि ये कैंडिडेट आ रहा है, इसके बाद में ये आ रहा है, इसका हाउस ये है, वो जोर से चिल्ला के बोलता है, लेडी डेनेरिया ऑफ हाउस वलेरियन।
जो कि बेटी है मरे हुए डेरोन और उनकी पत्नी हेजल की, जो कि अभी वार्ड है लेडी बेला ऑफ हाउस टारगेरियन, एलन द ओकनफिस्ट ऑफ हाउस वैलेरियन, लॉर्ड एडमिरल और मास्टर ऑफ ड्रिफ्टमार्क, लॉर्ड ऑफ टाइड। कुल मिलाकर इसने जो इतना सारा इंट्रो दिया है, मैं इन शॉर्ट में बताऊं तो ये हाउस वैलेरियन की एक लड़की है। अभी अपन पता चल जाएगा ये स्टोरी में कौन है। डेनेरा वैलेरियन असल में एक अनाथ लड़की थी जिसकी माँ की मृत्यु तब हो गई जब विंटर फीवर आया था, और इसके पिता अगर तुम्हें याद हो तो स्टेपस्टोन्स के अंदर एलन द ओकनफिस्ट ने जब लड़ाई नहीं की थी ब्रावोस के सामने, तब तुम्हें पता हो तो एक शिप था जिसका नाम था ट्रू हार्ट, और वहीं पे एलन का एक कजन होता है डेरोन, वो डूब जाता है और उसका शिप भी डूब जाता है। तो वो बंदा इसी का पिता होता है। अभी तुम्हें ये नहीं पता हो कि एलन का जो कजन है डेरोन, इसका पिता कौन है। तो डेरोन है, इसका पिता है वेमंड वैलेरियन, और इन सारे हाउस वैलेरियन, एलन वैलेरियन सबके खिलाफ था। परंतु जो उसका बेटा होता है डेरोन, वो इनकी साइड लेता है और पूरा अच्छे से लड़ाई करता है इनकी तरफ से, लेकिन आखिरकार वो स्टेपस्टोन्स के अंदर मारा जाता है। लेडी डेनेरिया अभी 6 साल की थी, लेकिन काफ़ी खूबसूरत। इसको देखकर कोई भी कह सकता है कि महारानी बनने के लायक तो यही है। ये ओल्ड वलेरिया का ब्लड था, यानी कि इसके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स थे जो टारगेरियंस और वलेरियंस के अंदर होते हैं। इसकी आंखें ब्लू कलर की थी, जैसे कि किसी नीले समंदर की तरह। इसकी स्किन बिल्कुल वाइट थी, सफ़ेद बाल थे और दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। मशरूम कहता है ये जब थोड़ी सी मुस्कान देती है एगोन की तरफ, उसी टाइम पर जब ये सिंगर्स इसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सिंगर्स भी कहते हैं कि आखिर में जाकर कोई लेडी आई है जिसके बारे में हम गाना गा सकते हैं, या फिर यही वो लड़की है जिसके लिए हम गाना गाने आए हैं, या फिर हमारा गाना यही डिजर्व करती है। इसने जब मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा तो लोगों को भी लगा कि हाँ, रानी बनने के लायक तो यही लड़की है। भले ये काफ़ी छोटी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्वीट और हैप्पी दिखने वाली, और शायद यही वो लड़की हो सकती है जो एगोन को रुके सूखे से वापस बाहर की तरफ और एक नॉर्मल लाइफ की तरफ ला पाए। एगोन इसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। वो बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप यहाँ पर आई मेरी लेडी, आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो। लॉर्ड अनविन पिक को भी समझ में आ जाता है कि मेरा प्लान ख़त्म हो चुका है, मैं ये खेल हार चुका हूँ। अब स्वयंवर चल रहा था, बीच में इसकी एंट्री होती है, तो पूरा स्वयंवर तो हो के रहेगा, तो इसको अभी थोड़ा साइड में करते हैं, और उसके बाद में जो बाकी सारे बचे हुए कैंडिडेट्स होते हैं वो एक एक करके जल्दी जल्दी उनको लाया जा रहा था। सभी को पता चल गया था कि आखिर में जाके इसी को चूज़ करने वाले हैं। फिर भी सारे कैंडिडेट्स को मौका देने के लिए एक एक को सामने की तरफ लाते हैं। लास्ट में सबकी रैंप वॉक बहुत जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो एक लड़की बची होती है जिसका नाम होता है हेनरिटा वुडहल, उसको लास्ट में जैसे वैसे धक्का देके निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी में, तो वो रोने लग जाती है। अब ये सब होने के बाद में ये जब स्वयंवर का पूरा कार्यक्रम रैंप वॉक सारी खत्म हो जाती है, उसके बाद में किंग एगोन अपने कप बियरर को बुलाते हैं जिसका नाम होता है गेमियन पेलहेयर, और उसको बोलते हैं कि तुम अनाउंस करोगे कि मैंने किसको चूज़ किया है। इसके बाद में गेमियन पेलहेयर जोर से हैप्पीली चिल्ला के बोलता है कि मेरे ग्रेस ने चूज़ किया है और वो शादी करेंगे लेडी डेनेरा ऑफ हाउस वैलेरियन। अब ये सारा स्वयंवर इस तरीके से ख़त्म होता है। लॉर्ड अनविन पिक के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि ये सारा प्लान उन्हीं का होता है। उन्होंने तो बोला था और उन्होंने घोषणा की थी कि हर वेस्टरोस की हर तरफ से लेडी आ सकती है और यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। उन्हीं में से किसी एक को राजा चूज़ करेगा और उसके साथ में शादी करेगा। पर इसका प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि इसकी बेटे के साथ में शादी होती नहीं है। अगले दिन की काउंसिल मीटिंग होती है जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पर ये बाकी सारे जो रिएजेंट्स होते हैं उनके सामने चिल्ला के बोलता है, इस पागल से लड़के ने या फिर हमारे राजा ने किसको चूज़ किया है, एक 6 साल की लड़की को। उस लड़की के बड़े होने और उसको फ्लोवर होने में काफ़ी साल बाकी है अभी तो, और तब तक ये पूरा उत्तराधिकार का मामला है, ये क्लाउडेड रहेगा। इसका हमें कोई भी पता नहीं चलेगा कि एगोन के बाद में अगला उत्तराधिकारी कौन है। अनविन पिक की ऐसी बात सुनने के बाद में थोडेस रोवन जो कि इसी स्मॉल काउंसिल में प्रेजेंट होते हैं, वो थोड़ा मुस्कुरा कर कहते हैं, जैसे कि तुम्हारी अपनी बेटी, क्या उससे शादी करवानी चाहिए एगोन की? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इसी तरह बाकी सारे जो स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो कोई भी अनविन पिक की साइड नहीं लेता है और उसकी कोई सिंपैथी नहीं दिखाता है। अब इस तरह हैंड ऑफ द किंग को भले ये चीज़ पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन बाकी सारे स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स और लोगों को पसंद आई थी, और ये बिल्कुल एक फंक्शन होके हुआ था, तो ये शादी होनी ही थी। अगले दिन ही इन दोनों की सगाई होगी, ये फिक्स, और कुछ टाइम के बाद में इनकी शादी। अब यहाँ पे मेडन्स डे पे बहुत सारी लड़कियाँ आई थी इस कंटेस्टेंट बन के कि हमें रानी बनना है, तो उन सब के लिए तो ये बुरी चीज़ हुई थी कि उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, तो वो रोते धोते हुए यहाँ से जाने लगी। किंग एगोन III टारगेरियन और लेडी डेनेरा वैलेरियन, इन दोनों की शादी एगोन कॉन्क्वेस्ट के 133 ईयर के लास्ट दिन पर की गई। मतलब कि ये वाला जो साल होता है ये बिल्कुल ख़त्म होता है, लास्ट दिन उसी दिन पे करी गई।
इनकी शादी को देखने के लिए किंग्स लैंडिंग की भीड़ भी उमड़ी थी, लेकिन ये भीड़ उतनी नहीं थी जितनी एगोन और जहरा की शादी हुई थी उस टाइम पर थी, क्योंकि तुम्हें पता है उसके बाद में बीच में विंटर फीवर आ गया था। उसकी वजह से किंग्स लैंडिंग की लगभग 1/5 पॉपुलेशन तो मारी जा चुकी है। लेकिन जो कोई जनता बच गई थी वह यहाँ पे आती है और इनको विशेष देती है। एगोन और लेडी डेनेरा ये दोनों एक कार्ट के ऊपर बैठते हैं और इनका कार्ट यानी कि जिस घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं वो पूरा किंग्स लैंडिंग के अंदर से घूमता है। लोग साइड साइड में खड़े हुए थे रोड के और जोर जोर से इन दोनों का नाम चिल्ला रहे होते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। अभी विंटर आ चुका है तो थोड़ी थोड़ी ठंड होती है। और इनकी जो घोड़ा गाड़ी है उसके पीछे एक और गाड़ी होती है जिसके अंदर लेडी बेला और रेना बैठी हुई होती है जो स्माइल कर रही होती है। परंतु इस चीज़ को कुछ ही लोगों ने नोटिस किया कि किंग हैंड वो थोड़ा पीछे जा चुका है और उसकी शक्ल वैसी हो गई है जैसे किसी मुर्दे की हो। मतलब कि यही कि उसको ये पसंद नहीं है कि किस तरह उसकी बेटी की शादी करवानी थी, पर ये सारा हो गया, उसका पूरा करा धरा का धरा रह गया। तो बस ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर ही यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगला जो चैप्टर आएगा उसका नाम है अंडर द रिएजेंट द वॉयज ऑफ एलन ओकनफिस्ट। जो अपन बोल नहीं रहे थे, एलन ओकनफिस्ट को एक इम्पॉसिबल मिशन मिला है जो कि उसको रेड क्रैकन को जाके हराना है, उसको शांत कराना है, मारना है। क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, और बीच रास्ते में इतने सारे लोग हैं उनसे क्या वो जीत पाएगा, ये सब अगले अध्याय के अंदर देखना। तो वीडियो को ये यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। धन्यवाद।